दोस्तों ये कहानी जेम्स नाम के एक बहुत बड़े अमीर आदमी की है, जिसके हवेली में बहुत सारे नौकर चाकर और माली काम करते थे। वो अपनी मनमर्जी और खुदगर्जी किया करता था। हर रोज की तरह एक सुबह नींद से उठकर वो अपने शरीर को बिना किसी कपड़ों से ढककर बिस्तर से उठ जाता है और सुबह की धूप का आनंद लेते हुए अपने शरीर को फैलाता है। इधर बाहर से उसके माली को हर सुबह उसकी भारी भारी आंडे देखना पड़ता था और झाड़ियों को साफ करते करते उसकी झांट भी देखना पड़ता था। अब शरीर को फैलाने के बाद जेम्स अपने कपड़े पहनकर अपने ऑफिस जाने के बजाय सीधे अपने पर्सनल अखाड़े पर पहुंचता है। वो वहां पर कुश्ती तो नहीं करता, पर अपने पर्सनल मार्शल आर्ट के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि वो बरसों से मार्शल आर्ट का अभ्यास करता आ रहा है, पर इसके बावजूद वो अभी भी खुद का बचाव तक नहीं कर पाता। जेम्स अपने जीवन से बहुत संतुष्ट है क्योंकि वो बहुत चालाक है, उसका भविष्य अच्छा है, उसके जायदाद की कोई कमी नहीं और उसकी एक एलिस नाम की मंगेतर भी है। एलिस दरअसल उस कंपनी के मालिक की बेटी है जिस कंपनी में जेम्स काम करता है। आसान भाषा में मैं आपको बता दूं कि जेम्स जैसी जिंदगी जी रहा है वैसी जिंदगी हम सपने में ही जीते हैं। दूसरी तरफ हम कर्जालो नाम के एक काले आदमी को देखते हैं जो अपने बिजनेस में पूंजी डालने के लिए अपने हर दोस्त को कॉल कर करके उनसे कर्जा मांग रहा था, लेकिन उसका हर एक दोस्त उसे एक फूटी कौड़ी तक देने के लिए तैयार नहीं था। तब आखिर में कर्जालो अपनी बेटी को फोन देकर उसे भी उसके छोटे छोटे पिल्ले पिल्ले दोस्तों से पैसे मांगने के लिए कहता है। यानी आप देख सकते हो कि ये कर्जालो पैसे के लिए कितना नीचे गिर सकता है। अब उसे अपनी बेटी से ऐसा करवाते हुए देखकर उसकी बीवी एकदम तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो उसके पास जाकर कहती है, जानू डार्लिंग, तुम्हें पैसे मांगने के बजाय पैसों की बचत करनी चाहिए। कब तक ऐसे लोगों से भीख मांगते फिरोगे? दरअसल एक पत्नी होने के नाते वो अपने पति की दुविधा को समझ रही थी। खैर, अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद कर्जालो अपने काम पर पहुंचता है। वो दरअसल एक कार वॉश सेंटर को चलाता है जो कि उसी बिल्डिंग के नीचे है जहाँ पर जेम्स काम करता है। इधर जेम्स जब अपने ऑफिस पहुँचता है तभी सभी कर्मचारी उसकी जय जयकार करने लगते हैं क्योंकि वो बॉस का सबसे चहेता होने के साथ साथ काफी होनहार और काबिल स्टाफ था। दोपहर में बॉस उसे अपने केबिन बुलाते हैं और कहते हैं कि उसकी वजह से कंपनी को $28 मिलियन का लाभ हुआ है और उसी के मन लगाकर काम करने की वजह से कंपनी दिन के दिन चंद्रयान मिशन की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ बॉस उसे उन्हें बॉस नहीं बल्कि ससुर जी कहकर पुकारने के लिए भी कहते हैं। ये बात सुनकर जेम्स की आंखें भर आती है और वो अपने भाभी ससुर जी को जकड़ लेता है। अब जकड़ा जकड़ी हो जाने के बाद जब अपना कार लेकर वहाँ से निकल रहा था तभी कर्जालो उसे चौंका देता है। अपने सामने एक काले बुरगुंडे को देखकर जेम्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कर्जालो कोई चोर नहीं था और वो तो बस उसे उसकी कार की चाबी लौटाने आया था। दरअसल जेम्स हर रोज कर्जालो के कार वॉश में ही अपने कार को वॉश करता है। कर्जालो यहाँ पर भी जेम्स से कर्जे की भीख मांगता है और उसे उसके कार वॉश में $30,000 इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स को उसके इस सौदे में कोई दिलचस्पी नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से 9-11 हो जाता है। उस रात जेम्स अपने घर पर एक पार्टी रखता है क्योंकि आज उसके और एलिस की रिलेशन का 2 साल कंप्लीट हो चुका था। एलिस ने यहाँ पर जेम्स के फेवरेट सिंगर को भी बुलाया था और साथ ही साथ वो जेम्स को एक इलेक्ट्रिक गिटार भी गिफ्ट करती है। इसी बीच पार्टी के दौरान कुछ FBI एजेंट आकर जेम्स को कंपनी में पैसों का घोटाला करने के जुर्म में अरेस्ट करते हैं। जेम्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका गुनाह क्या है। उसे विश्वास था कि इतने सालों से उसने कोई घोटाले से भरा काम नहीं किया, यानी वो निर्दोष है। अगली सुबह कंपनी का बॉस मार्टिन जेम्स को बचाने के लिए एक वकील लेकर उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन वो वकील बहुत अजीब था और वो जेम्स की सफाई सुने बिना ही जेम्स को दोषी ठहराता है और उसे कोर्ट के सामने अपने गुनाह को कबूल करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो अपने गुनाह को कबूल कर लेगा तो उसे सिर्फ 1 साल की ही सजा होगी, वरना उसे केस चलने तक जेल का चक्कर काटना पड़ेगा। जेम्स बेगुनाह था, इसलिए वो वकील की बात नहीं मानता। इधर जेम्स के अरेस्ट होने की खबर शहर के आम जनताओं तक भी पहुंच चुका था और वो लोग जेम्स को गुनहगार समझकर कोर्ट के सामने ये नारा लगाते हैं कि जेम्स को जैसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब कुछ ही दिनों के अंदर कोर्ट में जेम्स का मुकदमा शुरू होता है, जिसमें जेम्स अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश करता है, पर सारे सबूत उसके खिलाफ थे, इसीलिए जज उसे गुनहगार समझकर अमेरिका के सबसे कठिन जेल में उसे 10 साल की सजा सुनाते हैं। अब जेल की सजा काटने से पहले जेम्स को फिर से अपने फाइल को मजबूत करके दूसरे किसी कोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिनों का वक्त दिया जाता है। इन 30 दिनों तक वो शहर में खुला रह सकता है, लेकिन उसके पैरों में एक ट्रैकर अलार्म लगा हुआ रहेगा ताकि वो शहर छोड़कर भाग न सके। खैर, इसके बाद अगले दिन वो नींद से उठकर कूट कूट कर रोता है। हर रोज नींद से उठने पर उसके मुंह में जैसे एक चमक रहता था, अब वो चमक उसके मुंह से गायब हो चुका था। उसके गले से कोल्ड ड्रिंक उतर नहीं रही थी, सैंडविच को वो चबा नहीं पा रहा था, रात में सोना, नंगा होकर धूप लेना, ये सब कुछ तो वो भूल ही चुका था। वो अपने साथ इतना अन्याय करने के लिए भगवान को हर रोज दोषी ठहराता था और उन्हें कोसता रहता था। इसी बीच एक दिन उसे एक आइडिया आता है और वो अपने सारे संपत्ति और जायदाद को छोड़कर अमेरिका से भागने का एक प्लान बनाता है। वो अपने पैरों में से उस ट्रैकर को निकालकर अपने जरूरत के सामान को एक झोले में डालकर भेस बदलकर अपने मंगेतर यानी एलिस के पास पहुंचता है। दरअसल वो चाहता था कि एलिस भी उसके साथ देश छोड़कर चले, लेकिन एलिस यहाँ पर उसके साथ चलने से इनकार कर देती है क्योंकि विदेश में वो भूखे नंगे भिखारियों की तरह बेघर घूमना नहीं
चाहती थी। जेम्स को यहाँ पर एहसास होता है कि एलिस उससे नहीं बल्कि उसकी तरक्की और उसके पैसों से प्यार करती थी। अब इससे पहले कि जेम्स वहाँ से भाग पाता, पुलिस आकर उसे पकड़ लेता है। अब जेम्स समझ चुका था कि वो पुलिस के हाथों से नहीं बच सकता, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो कार वॉश में जाकर कर्जालो के साथ भेंट करेगा। दरअसल उसे लग रहा था कि कर्जालो कोई क्रिमिनल है और उसके पास जेल में रहने का भरपूर अनुभव है, इसीलिए वो $30,000 के बदले में कर्जालो को उसे जेल में कैसे सर्वाइव करना है ये सिखाने के लिए कहता है। कर्जालो काला हो सकता था लेकिन उसने जेल की चौखट कभी पार नहीं किया, पर फिर भी वो इस मौके को कैसे छोड़ सकता था, इसीलिए वो इसके लिए तैयार हो जाता है। आगे घर जाकर वो अपनी पत्नी को भी ये बात बताता है, जो सुनकर उसकी पत्नी बहुत क्रोधित हो जाती है क्योंकि कर्जालो सरासर जेम्स को ठग रहा था। खैर, कर्जालो को जेल में रहने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए उसके पत्नी के सो जाने के बाद वो अपने मौसी के लड़के को कॉल करता है, जो कई वर्षों पहले 5 साल के लिए जेल में सड़ चुका है। वो उससे ये जानकारी इकट्ठा करता है कि जेल में कैसा खाना मिलता है, कैसे रहना है वहाँ पर। समोसा, पिज्जा, बर्गर खाने का मन करे तो क्या करना चाहिए, कैदियों के साथ और क्या क्या होता है वहाँ पर, सब कुछ वो एक पर्ची में लोड कर लेता है। अगले दिन कर्जालो मुंह उठाकर जेम्स के घर पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे अपनी सेल्फ डिफेंस करना आता है। जेम्स यहाँ पर उसके सवालों का एक भी उत्तर दिए बिना ही अपने मार्शल आर्ट के कपड़े पहन लेता है और उसके सामने अपने मूव्स दिखाता है जो उसने इतने वर्षों से अपने प्राइवेट मार्शल आर्ट टीचर से सीखा है। अब जेम्स को ऐसे अजीबोगरीब ढंग से अपने हाथों को लहराते हुए देखकर कर्जालो स्पीचलेस रह चुका था। वो जेम्स को बता देता है कि इतने वर्षों से उसने जो मेहनत की वो एकदम बेकार हो गया है क्योंकि उसे झांट भर भी मार्शल आर्ट नहीं आता। इस ठंडे सच को सुनकर जेम्स पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था। उसे असली जेल का अनुभव देने के लिए कर्जालो उसके घर के तहखाने में एक कालकोटरी जैसा कमरा बना देता है और बाहर उसके आंगन में जेल की तरह ही इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी लगा देता है। इसके बाद ऐसे ही ट्रेनिंग करते हुए कुछ और दिन भी गुजर जाते हैं और अब जेम्स को असली जेल में जाने के लिए सिर्फ 21 दिन ही बचे हुए थे। जेम्स अपने भाभी ससुर जी यानी वो जिस कंपनी में काम करता था उसके मालिक को कॉल घुमाता है और अपने केस के बारे में पूछता है। इसी बीच बॉस मार्टिन उसके घर में कर्जालो की आवाज सुन लेते हैं और जेम्स से उसके बारे में पूछते हैं। जेम्स उन्हें बताता है कि उसने एक आदमी को हायर किया है जो जेल जाने से पहले जेल के अंदर की चाल चलन को उसे सिखा रहा है। कॉल काटने के बाद हमें पता चलता है कि इन सबके पीछे बॉस मार्टिन का ही हाथ है। दरअसल वो जेम्स को फंसाकर अपने कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए इन्वेस्टर से ढेर सारा माल यानी पैसा लूटना चाहता है और इसीलिए ही उसने ये षड्यंत्र रचा है। यहाँ पर वो अपने अंगरक्षकों को जेम्स और कर्जालो के ऊपर नजर रखने के लिए और उनकी पाई पाई खबर उसे पहुँचाने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ जेम्स को ट्रेनिंग करते हुए कई दिन गुजर चुके थे। पहले तो उसे इससे काफी तकलीफ हो रही थी लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो इसको अपनी आदत में ढाल लेता है। अब इतने दिनों तक उसने जो कुछ भी सीखा इसका परीक्षा लेने के लिए वो कुछ लोकल गुंडों से जाकर भिड़ता है, पर इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद उसे इसमें कोई महारत हासिल नहीं होती और गुंडे उसे उठा उठा कर पटकते हैं। इसी दौरान एक दिन वो अपनी बनी बनाई जेल से भागने की भी कोशिश करता है लेकिन इसमें भी वो पकड़ा जाता है। अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद जेम्स को जेल जाने में सिर्फ 10 दिनों का ही वक्त बचा हुआ था। एक दिन कर्जालो तहखाने में पहुंचकर देखता है कि जेम्स ने एक आयुर्वेदिक चाकू बनाया है जिसको वो खुद ही धार लगा रहा था। ये देखकर वो सोचता है कि उसने जेम्स नाम के इस बेवकूफ को आखिरकार इन 20 दिनों में मर्द बना ही दिया। यहाँ पर वो जेम्स की आखिरी परीक्षा लेता है और कहता है कि अगर जेम्स इस परीक्षा को पास करता है तो उसे यकीन है कि जेम्स हर जेल में सरवाइव कर पाएगा। परीक्षा ये थी कि जेल के अंदर दंगे फसाद होने पर जेम्स को जेल से फरार होना है। कर्जालो घर के नौकर चाकर और मालिक के साथ मिलकर वहाँ पर एक दंगे का नाटक करता है। इस दंगे में जेम्स हर बार की तरह फेल हो चुका था क्योंकि उसने अपने हाथों से बनाया हुआ चाकू अपने सर पर दे मारा था। कर्जालो ये देखकर बहुत घबरा जाता है और उसका इलाज करने के लिए उसे अपने घर यानी अपनी बीवी के पास लेकर आता है। अब ट्रीटमेंट के बाद डिनर करने के दौरान कर्जालो की बीवी और उसकी बेटी जेम्स को खाते हुए देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जेम्स इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह खाने के ऊपर टूट रहा था। अगले दिन कर्जालो जेम्स को अपनी मौसी के लड़के के पास लेकर जाता है जो कुछ साल पहले जेल में बंद था। घर के अंदर कर्जालो उससे यह विनती करता है कि वो जैसे जेम्स के लिए जेल में बंद अपने दोस्तों के साथ संपर्क करे। ये सुनकर उसकी मौसी का लड़का ये करने से इनकार कर देता है क्योंकि जेल में बंद उसके सभी दोस्त काले थे और वो काले लोग गोरे आदमी की मदद नहीं करेंगे। साथ ही साथ वो कर्जालो को ये सुझाव देता है कि जेम्स जैसे गोरे लोगों के झुंड में जाकर उनसे मदद मांगे। उस रात कर्जालो जेम्स को लेकर गोरे लोगों के झुंड के पास पहुंच जाता है। कर्जालो एकदम बुरगुंडे की तरह काला था इसलिए वो अंदर नहीं जाता और जेम्स को अकेला ही अंदर जाना पड़ता है। अंदर वो सभी गोरे लोग जेम्स को एक खुफिया पुलिस ऑफिसर समझकर उसको पकड़कर टॉर्चर करते हैं। बाहर से ये सब कुछ कर्जालो भी देख रहा था और वो जेम्स को बचाने के लिए वहाँ पर हंगामा करता है और किसी तरीके से जेम्स को बचा भी लेता है। आगे वो दोनों कॉफी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं जहाँ पर कर्जालो जेम्स से ये पूछता है कि क्या उसने सच में
में पैसों का घोटाला किया है। जेम्स उसे साफ साफ मना करते हुए कहता है कि वो एकदम निर्दोष है। जिसके बाद घर पहुंचकर जेम्स उसे पूरी की पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसे नौकरी मिली और तब से वो कैसे काम करता आ रहा है। इन सब को सुनकर कर्जालो को शक होता है कि जरूर इन सब के पीछे उसके बॉस मार्टिन का ही हाथ होगा। वो जेम्स को इसके बारे में बताता है, लेकिन जेम्स तो अपने भाभी ससुर यानी अपने बॉस के ऊपर अंधा विश्वास करके बैठा हुआ था। इसीलिए कर्जालो जेम्स को कंपनी के लेन देन के डेटा को लाने के लिए कहता है, जो कि कंपनी के गोदाम में उसके बॉस के गुप्त कंप्यूटर में सेव था। इसके बाद वो दोनों चौकीदारों के भेष में कंपनी के गोदाम में पहुंच जाते हैं और उस छोटे से कंप्यूटर को अपने ठेले में लोड करके वहां से निकलने लगते हैं। तब तक वहां पर बॉस मार्टिन का अंगरक्षक भी पहुंच चुका था और वो उनके ऊपर गन तान देता है। बंदूक देखकर कर्जालो की फटकर हाथ में आ चुका था, इसलिए जेम्स अकेला ही उस अंगरक्षक के साथ लड़ पड़ता है। लेकिन उसने जिंदगी में कभी गन नहीं पकड़ा था, जिस वजह से वो आदमी उससे गन वापस छीन कर और उस कंप्यूटर को लेकर वहां से चला जाता है। कर्जालो को ऐसे डरते हुए देखकर वो समझ जाता है कि अब तक कर्जालो उसे ठग रहा था और वो कोई क्रिमिनल नहीं है और ना ही उसे जेल के बारे में कुछ जानकारी है। अगले दिन जेम्स फैसला करता है कि वो उस काले लोगों के गैंग में शामिल होगा और कुछ ऐसा कांड करेगा जिससे वो लोग उसे उनके टीम में शामिल कर लेंगे। वो कर्जालो के मौसी के लड़के के साथ एक बैंक में डाका डालने का एक प्लान बनाता है, जिसके बाद वो लोग हथियार पकड़कर बैंक रॉबरी करने से पहले एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। तब तक वहाँ पर कर्जालो भी पहुँच चुका था और वो जेम्स से सच्चे दिल से माफी मांगता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो जेम्स को बचा सकता है। ये सब कुछ कहकर वो जेम्स को अपने साथ लेकर जाता है। अब जेम्स को जेल जाने में सिर्फ 2 ही घंटे बचे हुए थे। कार के अंदर कर्जालो जेम्स से कहता है कि जब वो उसके बॉस के कार को साफ कर रहा था तभी उसे उसके बॉस के कार के टायर से समंदर का रेत मिला, यानी उसका बॉस जरूर अपने प्राइवेट बोट में सारे सबूतों को छिपा कर रखा है। वो दोनों इसकी जांच पड़ताल करने के लिए चुपचाप बॉस मार्टिन के बोट के पास पहुंच जाते हैं, जहां से वो दोनों देखते हैं कि मार्टिन का एक बॉडीगार्ड उसके उस प्राइवेट कंप्यूटर को उसके बोट के अंदर लेकर जा रहा था। जेम्स और कर्जालो भी उस बोट के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मार्टिन के आदमी उन दोनों को पकड़ लेते हैं और जेम्स को आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हैं। ये बात सुनकर जेम्स के अंदर एक लड़ाकू का भूत सवार हो चुका था और वो अकेला ही मार्टिन के सभी भाड़े के टट्टुओं को धो देता है। तब तक मार्टिन अपनी बेटी एलिस को लेकर वहां पर पहुंच चुका था और वो दोनों बाप बेटी मिलकर जेम्स को बहकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जेम्स जब उनके बहकावे में नहीं आता तब मार्टिन अपने भाड़े के टट्टुओं को बुलाकर जेम्स का काम तमाम करने के लिए कहता है। इसी बीच जेम्स को याद आता है कि कर्जालो के मौसी के लड़के ने बैंक लूटने के लिए उसे एक बंदूक दिया था। वो उस बंदूक को निकालकर उल्टा मार्टिन के ऊपर ही तान देता है। तब तक वहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुके थे और वो उन सभी लोगों को अरेस्ट करते हैं। यहाँ पर पुलिस को मार्टिन के कंप्यूटर से पता चलता है कि इन सबके पीछे मार्टिन का ही हाथ है, इसीलिए पुलिस मार्टिन और उसके साथियों को इस गुनाह के लिए अरेस्ट करते हैं। अब जेम्स निर्दोष साबित हो चुका था, लेकिन पुलिस को उसके पास से इलीगल गन मिल जाता है, जिस वजह से उसे 6 महीनों की सजा होती है। इन सब कठिनाइयों की वजह से जेम्स पूरी तरीके से बदल चुका था और जेल में कैसे जिंदा रहना है वो भी वो सीख चुका था। साथ ही साथ उसने कर्जालो के कारवास बिजनेस में भी निवेश किया था, बोले तो पैसा डाला था, जिस वजह से कर्जालो अपने कारवास बिजनेस को बहुत आगे लेकर जाता है। खैर, इसके बाद पलक झपकते ही 6 महीने गुजर जाते हैं और जेम्स के जेल से रिहा होने का दिन भी आ जाता है। हम कर्जालो को देखते हैं जो जेम्स को लेने के लिए आया था। जेल के बाहर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर कर्जालो जेम्स को लेकर वहां से चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।